देखते रहना भाई, ध्यान देना। मैं बात कर रहा था इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम जो है, इसमें सेम वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, कि किस पॉइंट पे फोर्स किसी चार्ज पे जीरो हो जाता है। उसमें दो केस बताया था, लाइक और अनलाइक का। इसमें एक फॉर्मूला हमें मिला था, अगर हमारे पास लाइक चार्ज है तो शॉर्टकट के लिए √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इनटू में वो डिस्टेंस दो चार्ज के बीच में लिया जाता था, LA, X, R जो भी लेते थे इनटू में, ठीक है। और अगर हम अनलाइक चार्जेस के लिए बात करें तो फॉर्मूला √Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 हो जाता है, इनटू में क्या था, L था, बस साइन माइनस का होता था। जहाँ पे Q1 को हम स्मॉलर चार्ज बोलते थे और Q2 को क्या बोलते थे, लार्जर, या जो बड़ा चार्ज है उसको हम यहाँ नाम दे देंगे उसका, ये लार्जर चार्ज होगा। तो Q1 और Q2 ये दोनों चार्ज थे। उस कंडीशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चार्ज 4Q है और दूसरा 9Q है, तो हम किस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के बीच में या चार्जेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर आएगा। अब उस हिसाब से तुम देख सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो कहीं पे पॉइंट अंदर लेते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी जिसका नाम E1 दे देंगे, और इसकी वजह से इधर हो जाएगी जिसका नाम E2 दे देंगे। इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, सपोज दैट तुमने L ले लिया है तो L ले लो। अब ये डिस्टेंस यहाँ से क्या कंसीडर कर लोगे, X। एक बार E1 निकालो, एक बार E2 निकालो, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और ये पॉइंट हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में ही लेना होता है। ये चीज़ तुम सीखे थे, तो ऐसे क्वेश्चन तो कर लियो इस पे। हमें अब आगे चलना था। लास्ट हमने जो पढ़ाया था पॉइंट चार्ज सिस्टम, उसमें E और R के बीच में ग्राफ बताया था। ग्राफ में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर चल रही है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चलती है तो क्या कंसीडर करते हैं, निगेटिव। और पॉजिटिव के लिए तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले में क्वाड्रेंट में बनेगा, और जब निगेटिव होगा तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। नीचे वाले क्वाड्रेंट में दो बातें होंगी, या तो फोर्थ में जाएगा या तो थर्ड में, और फर्स्ट ऊपर वाले में देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वाड्रेंट हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज लिया, निगेटिव चार्ज लिया, दो पॉजिटिव लिया, दो निगेटिव लिया, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लिया। टोटल इतने केसेस देखे थे E वर्सेस R के ग्राफ में। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बात करेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा, मतलब अभी एक छोटा सा आपने जो लेक्चर देखा उसमें आपने देखा था सर ने डाइपोल सिस्टम के बारे में बताया। तो डाइपोल हमें पढ़ना है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी सीधे वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। अभी पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े हैं। अब यही पॉइंट चार्ज जब एक साथ बहुत सारे आ जाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस कहलाने लगेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम बन जाएंगे। और फिर उसके बाद से डाइपोल आएगा, मतलब जब हम दो चार्ज को लेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जो कि बहुत छोटे होंगे और सेपरेट होंगे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से, तो वो तीसरा केस होगा हमारा। अभी हम केवल बस पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़े हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बोर्ड में, इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मतलब एक तरह से जितना भी चीज़ पढ़ेंगे सब न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। बोर्ड में दो क्वेश्चन इससे हर साल एक दो रिपीट करते रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, डेरिवेशन का, क्योंकि डेरिवेशन लंबे लंबे जाएंगे इसमें। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम नाम सुन के ही दिमाग में एक बात आ गई कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप मिलेंगे हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, अभी पॉइंट चार्ज के लिए तुमने पढ़ा था, और फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिखा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ अपॉन कितना होता है, R होता है। ये स्केलर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, KQ अपॉन RQ मॉड में, और इनटू में क्या हो जाएगा, R वेक्टर। ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से देखने के बाद से कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का मुद्दा ये है कि मैंने बताया था कि जैसे सपोज करो कि अभी एक चार्ज की वजह से देखा, अब इस पे बहुत सारे चार्ज अगर बैठ जाएंगे और वही डिस्टेंस R मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब क्या होगी
क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, ऐसे लाखों चार्ज बैठे हैं और सबका डिस्टेंस अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट के लिए सबका डिस्टेंस बदलेगा। और तुमने ये भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे ही डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, क्योंकि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, उसी के लिए हमें ये पढ़ना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन इसमें बनता है, आपको फॉर्मूला तो याद रखना है, केवल फॉर्मूला याद रखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बट डेरिवेशन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। डेरिवेशन सबके नहीं पूछे जाएंगे, एक आध डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट होगा, मैं बता दूंगा इसमें से कौन से डेरिवेशन आपको याद रखने हैं। बाकी आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, प्रोसीजर आप समझेंगे। सेंटर ऑफ मास निकालना आपने जैसे सीखा था, सेम वही कहानी है। अब थोड़ा सा याद करो, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपने तीन चीज़ें पहले सीखी थी। पहली चीज़ थी लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लैम्डा कहते थे। दूसरा होता था सरफेस मास डेंसिटी, जिसको आप क्या कहते हो, सिग्मा कहते थे। और तीसरा होता था क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम में आते हैं ना सर, लीनियर, सरफेस, फिर क्या आता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो वॉल्यूम मास या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मास वर्ड हट जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास तीन तरह के डेंसिटी आएंगी, जिसमें सबसे पहला है लीनियर। तो यहाँ पे मास हट गया तो चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज फैला हुआ है, वहाँ पे लाइन से क्या फैला हुआ था, मास फैला हुआ था, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालते थे, लैम्डा। फिर अगर हम सरफेस पे आएँ तो सरफेस में सिग्मा, और अगर पूरा वॉल्यूम जैसे स्पेयर ले लिया, क्यूब ले लिया, इस केस में अगर हम आएंगे तो वहाँ पे हम रो लेके चलते थे। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास तीन तरह के सरफेस डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी होती है। किस चीज़ की, चार्ज की डेंसिटी। तो सबसे पहला होता है हमारे पास कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्यों हम इसका यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कोई भी चीज़ जो लेंथ में हो, जैसे रिंग हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, ये रॉड हो गया, एक वायर बोल सकते हो, एक वायर हो गया। अगर इस पे तुम ध्यान से देखो तो इस पे चार्ज कैसे फैला होगा। एक वायर जिसकी थिकनेस एकदम निग्लेजिबल मान ली जाए, मतलब उसकी जो क्या कहते हैं विड्थ, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है एकदम जीरो मान लिया जाए, तो एकदम पतला सा एक वायर होगा। अब इस पे चार्ज कैसे फैला होगा, क्या लाइन से ऐसे ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव या जो भी चार्ज होगा क्या पूरा ऐसे फैला होगा, तो क्या लाइन पे ही चार्ज फैला है। इस केस में अब हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर कहीं पे लेंथ पे चार्ज है, लेंथ पे मतलब कहाँ, केवल ऐसे रॉड पे ही नहीं, वायर पे ही नहीं, रिंग पे भी हो सकता है। ध्यान से देखो, क्या रिंग पे भी चार्ज ऐसे ही तो फैल सकता है, ये भी तो इसका लेंथ है, भले से इसका नाम सरकमफियरेंस कहलाता है। तो सरकमफियरेंस भी तो एक तरह से उसका लेंथ ही होता है सर्कल का। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ऐसे सर्कुलर रिंग भी हो सकता है, ऐसे हमारे पास क्वाड्रेंट भी हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे फिगर हो सकते हैं जिसमें चार्ज लेंथ पे फैला हो। और उस केस में हम जो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे वो क्या होगा, लैम्डा होगा, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू क्या होता है तो थोड़ा सा याद कर लो। लैम्डा, लैम्डा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज जैसे हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे याद होगा आपको लैम्डा को क्या लिखते थे, मास पर यूनिट लेंथ लिखा जाता था ना, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी में क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q/L। समझ गए ना। अरे ये क्या है Q/L, यूनिटरी मेथड है भाई। ऐसे समझो, जैसे देखो एक इतना बड़ा रॉड है, इस रॉड पे बहुत सारे चार्ज फैले हुए हैं। सपोज दैट इस वायर का या रॉड का जो लेंथ है मैंने L दे दिया, ठीक है। तो इसके पूरे लेंथ पे, L लेंथ पे कितने चार्ज फैले हुए हैं, Q। L लेंथ पे कितने चार्ज हैं, Q चार्ज हैं। टोटल चार्ज कितने हैं, Q हैं। सबको जोड़ दिया, कितना आ गया, Q आ गया। तो मैं पूछूं इसके एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो निकालना पड़ेगा ना। तो एक यूनिट लेंथ में चार्ज निकालने के लिए टोटल लेंथ पे Q है, तो एक यूनिट लेंथ पे क्या Q/L होगा।
समझ गया ना, एक यूनिट लेंथ पे कितना होगा, Q बाई एल, 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो Q अपॉन एल, क्या यूनिटरी मेथड है भाई, इतने का दाम इतना रुपए है तो एक का दाम कितना होगा, जितना टोटल था और उसमें डिवाइड कर दोगे उसके एक यूनिट का, तो Q बाई एल क्या पता चल जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ये जो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को किस नाम से जाना गया, लैम्डा, देन लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, Q बाई एल। क्लियर है इतनी बात, तो बार बार अब ये सब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, Q बाई एल। ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह हमारे पास कौन सी चार्ज डेंसिटी दूसरी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सरफेस पे चार्ज फैला हो। अब सरफेस पे कब फैलेगा, जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में क्या चार्ज सरफेस पे ही तो आएगा, स्पेयर हो गया तो क्या स्पेयर पे चार्ज पूरे सरफेस पे, क्योंकि वो सर्कल नहीं है बॉल है, तो बॉल पे चारों तरफ चार्ज फैला होगा। समझ गए इतनी बात। जैसे मान लो अगर मैं सर्कल देता हूं तो सर्कल में तो चार्ज इसके पूरे इस पे यहाँ रिंग पे ऐसे फैला होगा, मगर ये 3D फिगर में है, अगर सपोज दैट स्पेयर है तो क्या स्पेयर में चार्ज पूरे सरफेस पे फैला होगा। उस केस में हम जो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे उसका नाम हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। जैसे यहाँ पे लैम्डा हुआ था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो नाम ही है सरफेस, मतलब एरिया की बात होगी, तो क्या होगा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। थर्ड देखें, अगर थर्ड हम बात करें तो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम कब होगा, जब फिगर हमारा 3D तो हो और साथ में वॉल्यूम वाला केस हो, मतलब स्पेयर ही हो बट स्पेयर में क्या हॉलो ना हो के सॉलिड हो जाए, अंदर भी उसके मास भरा हो। समझ गए हो ना, जैसे मान लो बॉल था तो बॉल अंदर अगर खोखला है तो चार्ज केवल सरफेस पे रहेगा, और बॉल के अंदर भी मटेरियल अगर डाल दिया जाए और वो भी कंडक्टर हो सकता है चार्ज उसके अंदर भी बैठा रहेगा, वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज होगा। उस केस में हम चार्ज जब डेंसिटी यूज़ करेंगे तो होगा वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसकी वैल्यू हम जैसे इसकी वैल्यू सिग्मा लिखे थे, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, रो से। रो कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, V चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस हो गया, और लीनियर में चार्ज पर यूनिट क्या हो गया, लेंथ। तो ये तीन चीज़ें आपको यूज करनी है पूरे जितने भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम पढ़ना है। पहले इन तीनों को बस नाम नोट करके ऐसे लिख लो, लैम्डा ये होगा, सिग्मा ये होगा और रो ये होगा। नाम याद रखना। यहाँ पे यूनिट भी अगर आपसे कोई पूछे लैम्डा की यूनिट क्या है, तो लैम्डा की यूनिट निकाल सकते हो। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, और इसकी क्या होगी, लेंथ की, पर यूनिट लेंथ है तो मीटर, कूलम पर मीटर। इसकी यूनिट अगर पूछे कोई तो क्या बोलेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नोट करो। फिर हम आते हैं एक स्पेसिफिक कोई फिगर लेते हैं और उसी का निकालते हैं। पहले रॉड से ही स्टार्ट करते हैं। हो गया। इसमें फर्स्ट फिगर हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ये पढ़े हो, ये बस स्टार्टिंग का एक मतलब बात था कि जो यूज़ करने वाली चीज़ है उसको मैंने बताया था। हमें अब यहाँ से पहला पढ़ना क्या है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रॉड, या कह सकते हो एक वायर जिसका लेंथ कितना ले रहे हैं, L ले रहे हैं। ठीक है, इसी पे चार्ज कॉन्टिन्यूअस बैठा होगा
और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है वो रॉड जिसकी थिकनेस एकदम कम ली जाएगी, थिकनेस से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम जीरो लगभग हो, जीरो नहीं मतलब टेंड्स टू जीरो करेगा, बहुत पतला होगा, ठीक है। लेंथ कितना हमने लिया इसका L, ठीक है, लेंथ कितना लिया L, और यहाँ से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस एक कंसीडर करते हैं और ये डिस्टेंस हमने मान लिया A, और इसी डिस्टेंस पे वो पॉइंट P है जहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से देखो, क्या ये लेंथ L है रॉड, इस पे चार्ज एक होगा क्या? नहीं। क्या कॉन्टिन्यूअस चार्ज इस पे बैठे होंगे? पूरे बहुत सारे चार्ज यहाँ पे तुम देख लो, ऐसे करके बहुत सारे इस पे चार्ज बैठे होंगे, ठीक। अब क्या हर एक चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? और हर एक चार्ज को देखो, क्या ये चार्ज यहाँ से a डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा इस पे आओगे तो क्या डिस्टेंस a से बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ आओगे तो और बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे दूर तक जाओगे डिस्टेंस बड़ा होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पे अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग होगी। तो इसके लिए हमें दिमाग में आएगा कि जाहिर सी बात है, हम एक किसी चार्ज के लिए निकाल लें, कहीं पे छोटे से एक एलिमेंट के लिए निकाल लें, और उसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या पूरा रॉड कवर हो जाएगा? ऐसे समझो, ऐसे समझो, मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है। इस एलिमेंट पे चार्ज होगा एकदम छोटा सा, टोटल इस पे चार्ज Q है, इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना है? Q है, और जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट कट किया इस पे छोटा सा चार्ज होगा जिसका नाम क्या होगा? dq होगा। और ये टोटल लेंथ अगर ध्यान से देखो तो ये टोटल लेंथ L है, ठीक। अब ये जो dq है तुम अपने हिसाब से कट किए हो, वहाँ से पॉइंट इसका कुछ डिस्टेंस पे होगा, हो सकता है दूसरा बंदा कोई यहाँ कट कर ले, कोई यहाँ कट कर ले, कहीं भी कट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने यहाँ कट किया है, तो एक बात बताओ, ये dq इस P पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? तो मुझे मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने कट किया है, तो मैं मान लेता हूँ एक नया डिस्टेंस, इसका नाम दे देता हूँ x। अब बताओ, क्या एक चार्ज हो गया dq, क्या इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? हाँ, अरे पॉइंट चार्ज के लिए तो तुमने पढ़ा ही है, dq इज द पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या k q की जगह पे बस क्या आ जाएगा? dq, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। मिल गया, केवल एक एलिमेंट की वजह से। अब सोचो, ऐसे अगर तुम dq और काटते, यहाँ पे एक dq और काटते, एक dq और काटते, ऐसे dq 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 काटते काटते सबकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या सबका डायरेक्शन एक ही तरफ होगा बाहर, और सबका वैल्यू सेम होगा? बस वेरी क्या करेगा? x वेरी करेगा ना x। तो क्या हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे? इंटीग्रेट मतलब क्या? जोड़ा जाएगा, सम किया जाएगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या ये डिस्टेंस ध्यान से देखो, P पॉइंट यहाँ से एकदम फर्स्ट इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है? A, तो A से उठाएंगे और कहाँ तक ले चलेंगे? यहाँ तक। तो A और लिमिट A से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी? A प्लस L तक, तभी ना पूरा ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाएगा। समझ गए इतनी बात? अब वैल्यू इसमें रख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझो। पहले dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा आया? e नहीं लिख रहा हूँ, de कितनी होगी? k, चार्ज कितना है? dq, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? x स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या इधर होगी? यही इलेक्ट्रिक फील्ड है d। ऐसे इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, सबकी वजह से तुमने कट किया है, ठीक है। अब बताओ, k dq अपॉन x स्क्वायर है, इसको एक इक्वेशन बना लो। दूसरी चीज, तुम x डिस्टेंस पे जाके तुमने कट किया है dq को, तो क्या इसकी भी एक पतली सी छोटी, मतलब जैसे इसका लेंथ टोटल l है, तो इस एलिमेंट का भी लेंथ कुछ मानना पड़ेगा। क्या इस एलिमेंट के लेंथ को मैं dx मान लूँ? क्यों? क्योंकि ये x है, तो x डिस्टेंस पे आके कट किए हैं, तो इसका लेंथ क्या मान लिए हैं? dx मान लिए। अब इस रॉड का लेमडा बताओ कितना होगा? इस रॉड का लेमडा होगा टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल लेंथ L, यही बताया हूँ।
अब इस एलिमेंट का बताओ लेमडा कितना होगा। अगर इस एलिमेंट का लेमडा बताओगे तो क्या इस पे चार्ज कितना है dq और उसका लेंथ कितना है dx है क्या। यहां से बताओ dq की वैल्यू अगर निकालोगे तो dq की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा इंटू dx आएगी क्या। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। बस अब देखो, अब आपको बस इंटीग्रेशन करना है और लिमिट जानना है कहां से कहां तक करना है। मैं इसी चीज को इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। बस यहां पे इंटीग्रेशन करते समय देखो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या डी 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 इंटीग्रेट होते 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 क्या टोटल ई हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करूंगा और इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का करूंगा। और अभी मैंने बताया कि वैल्यू में वेरिएबल कौन है, एक्स है, एक्स है तो लिमिट भी उसी के हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, ये x तुमने कट किया है तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि टोटल रॉड कवर करना है। तो यहाँ करोगे तो ये P पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है A, और यहाँ तक अगर पहुँचोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस P पॉइंट से A प्लस L, मतलब लिमिट A से लेके कहाँ तक चलना है A प्लस L तक। ठीक, अब एक चीज़ यही मैटर बस फंसेगा कि सर वेरिएबल x है और डेरिवेटिव dq आ रहा है तो जाहिर सी बात है dx आएगा तब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन सेकेंड बनाया है। क्या dq की जगह पे लैम्डा इंटू dx रख सकते हैं क्या, तो ये वैल्यू उठा के dq की जगह पे पुट की जाएगी। d को इंटीग्रेट कर दिया आपने, क्या मिल गया e। ये लिमिट अभी ऐसे ही रहने दीजिए a प्लस एल के अपॉन एक्स स्क्वायर और डी क्यू की जगह पे आपने क्या रख दिया है, लैम्डा इंटू डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इसमें लैम्डा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। लैम्डा क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि लैम्डा पूरे रॉड का है तो पूरे रॉड का लैम्डा कितना आया है क्यू अपॉन एल। बाद में उसकी वैल्यू पुट कर ली जाएगी, चाहे तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो और इसको क्या मान लो थर्ड। बाद में जहाँ लेमडा आएगा वहाँ लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अभी ऐसे रहने दो तो ये बाहर आ जाएंगे, के लेमडा बाहर आ गए, अंदर क्या बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, लिमिट ए से लेके ए प्लस एल तक। ठीक है, के लेमडा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला था, याद कर लीजिए, बार बार आता है ये। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या -1 अपॉन एक्स होता है क्या, याद है। अभी कुछ ही दिन पहले अभी को एक डेरिवेशन में बताया था, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें कितना जोड़ दोगे 1, -2 + 1 मतलब -x का -1 यही आएगा, और x का पावर -1 कितना हो जाएगा 1/x। तो क्या माइनस साइन के साथ 1/x आएगा। लिमिट कितना होगा a प्लस एल। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने से पहले माइनस को चाहे तो क्या बाहर निकाल लें, बाद में इंटर करा देंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, नहीं तो कर लोगे तो अच्छी बात है। तो अगर लिमिट बाहर, माइनस बाहर आ गया और लिमिट पुट होगा तो क्या 1 अपॉन a प्लस एल होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही होगा, माइनस इंटर कराओगे तो क्या ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको इधर और इसको इधर भेज सकते हैं, मतलब क्या हम लिख सकते हैं के लेमडा 1 अपॉन a माइनस a प्लस एल। क्या हमें यहाँ पे मिली इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब बताओ लेमडा, क्या तुमने पूरे रॉड के लिए लेमडा निकाल रखा है, कितना आया है Q अपॉन एल, रख देंगे वहाँ पे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K लेमडा की जगह पे कितना हो जाएगा Q अपॉन एल, ब्रैकेट में कितना आया है 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे, इस पूरे रॉड जिसका लेंथ कितना है L है। अब हमें क्वेश्चन जब देगा तो क्वेश्चन में क्या देगा, ये बस एक फॉर्मूला बना है। देखो क्वेश्चन जब देगा तो क्वेश्चन में क्या देगा, एक रॉड जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उस पे चार्ज 20 माइक्रोकूलम है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि उस रॉड के एक एंड से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्या हमें क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। क्या मुझे रॉड का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया था, कितने 3 सेंटीमीटर मतलब क्या A दिया था
और टोटल चार्ज कितना दिया था उस पे, जो भी 5-6 जितना माइक्रोकूलम दिया था, तो क्या सारी वैल्यू पता चल गई? और के तो तुम्हें पता ही है क्या है, तो क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकाल सकते हो? तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला बन गया है, इसको याद रखना है। ठीक है, एक केस हमारा रॉड का कवर्ड हुआ, नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। सेंटर ऑफ मास जैसे आपने निकाला था, सेम वैसे ही करना है। थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज है। वहाँ पे डीएम आता था, यहाँ पे डीक्यू आ रहा है। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड हो गया है ना भाई? ये सेकेंड में आइएगा। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग में उसके सेंटर पे ही निकालेंगे। अभी रॉड से कितने डिस्टेंस पे निकाले हैं? ए डिस्टेंस पे। अब हम सेमी सर्कुलर रिंग लेंगे और उसके सेंटर पे निकालेंगे। सेमी सर्कुलर रिंग को तो पता ही होगा। अगर हम देखें तो ये रिंग है सेमी सर्कुलर, ठीक है। अब इसका सेंटर ये है, इसी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सेमी सर्कुलर रिंग में क्या दिया होगा? एक तो सेमी सर्कुलर रिंग में चार्ज कहाँ बैठा होगा, जल्दी बताओ। क्या पूरे सरफेस पे बैठा होगा? तो ये नहीं है इसका सरफेस, केवल ये है, यही है ना। ये तो हम बनाए हैं बस कि इस पे सेंटर यहाँ पे है, समझने के लिए आपको ये लाइन। सेमी सर्कुलर रिंग मतलब बस इतना ही, एक आर्क जो आधा होगा सर्कल का, ठीक है। अब सुनिएगा, ये इसका सेंटर है। तो एक बात बताओ, सेमी सर्कुलर रिंग है तो रेडियस तो पता ही होगा ना भाई उसका, कि कितने रेडियस का सेमी सर्कुलर रिंग है। तो हमें पता होगा आर, क्या पता होगा? आर पता होगा।
और उसके लेंथ पे टोटल चार्ज कितना है ये भी पता होगा, जैसे 20 माइक्रोकूलम 30 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज। हम तो अभी डी क्यू करेंगे, वो बात अलग है, मगर इस पे जो चार्ज बैठा है ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव कोई भी चार्ज ले सकते हो। मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव केवल चार्ज बैठा होगा, एक तरह का कोई चार्ज, जैसे पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव हो, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है। अगर ये न्यूट्रल होता तो इस पर जितना पॉजिटिव था उतना ही क्या होता, निगेटिव। समझ रहे हो ना? तो वो बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी चार्ज बॉडी है, मतलब एक तरह से चार्ज होगी, या तो पॉजिटिव से चार्ज होगी या तो निगेटिव से। तो पॉजिटिवली चार्ज मैं मान रहा हूँ, सपोज दैट कि इस पे पूरे सरफेस पे प्लस प्लस चार्ज ऐसे बैठा हुआ है, और सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि आर रेडियस का सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक, अब सुनिए क्या करोगे इसमें, सेम वही कहानी, एक छोटा सा यहाँ पे क्या एलिमेंट कट कर लोगे, एक छोटा सा एलिमेंट कट करोगे। ये जो एलिमेंट यहाँ पे कट होगा उसकी तरह नहीं है, यहाँ पे सेंटर पे ये एक आर्क बनाएगा छोटा सा, देखो ध्यान से कैसे आर्क बनाएगा, याद आ रहा है सेंटर ऑफ मास वाला, सेम ऐसे उसमें भी सेमी सर्कुलर रिंग की तरह हम लेके चल रहे थे। ये आर रेडियस का सेमी सर्कुलर रिंग कुछ डिस्टेंस ऊपर, अब इसमें डिस्टेंस नहीं, कुछ एंगल ऊपर जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू कट किया है। तो यहाँ से कितना एंगल ऊपर गए हैं, थीटा। तो इस आर्क का कितना एंगल बना है, डी थीटा। कितना बना है, डी थीटा। और ध्यान से देखो इस पे चार्ज कितना होगा, तो डी क्यू। चार्ज कितना होगा, डी क्यू। और ये जो आर्क का लेंथ है इसको dx dl कुछ भी मान सकते हो, समझ रहे हो ना इतनी बात, क्या मान सकते हो, dx dl कुछ भी मान सकते हो। तो मान लेते हैं हम इसको dx, क्योंकि तुम अभी पहले भी लेंथ को dx माने थे, चाहे तो dl भी मान लो, बस इतना समझना ये इसकी लेंथ है, लेंथ इस आर्क की। जैसे ऐसे आर्क बनाते हो ना, तो आर्क का यहाँ पे लेंथ बनेगा, ये देखो आर्क का लेंथ बनेगा, तो इस आर्क के लेंथ को dl लिखोगे, छोटा सा लेंथ है, तो हमने क्या लिख दिया है, dx। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो dl ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर्क का लेंथ है, इतना चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा। अब सोचो मैंने ऐसा क्यों किया, तो याद आएगा सेंटर ऑफ मास की कहानी। मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो छोटा सा dq कट किया है उसकी वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या इसी लाइन के लॉन्ग ऐसे चल रही होगी, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम क्या होगा, DE होगा। अगर ये DQ यहाँ कट करते हैं और यहाँ से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, थोड़ा सा ऊपर जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा नीचे आता, थोड़ा सा और ऊपर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे आता, फिर ऐसे चलते 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 यहाँ तक आ जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर हो जाता। और ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे मिले हैं, ऐसे देखो ध्यान से, अभी मिटा देंगे इसको, ये ऐसे सबका डी 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 डी, ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिले हैं, क्या सबको तुम जोड़ोगे तब ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो तुम कहाँ से चले हो, 0 डिग्री से चले हो, आर्क को ही तो उठा रहे हो, 0 डिग्री से चले हो और कितने डिग्री तक घुमा ले रहे हो, 180 डिग्री तक। समझ रहे हो इतनी बात, कितने डिग्री तक घुमा ले रहे हो, 180। बट एक चीज देखो, बस दो ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, जो इसके सेंटर वाली लाइन है उसी पे, एक तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से और एक यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से। बाकी सब क्या एंगल बनाने लगे हैं क्या। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा एक्स एक्सिस से झुकेगा तो क्या उसके दो कंपोनेंट ब्रेक होने लगेंगे, एक एक्स एक्सिस में एक वाई में, एक एक्स में एक वाई में, एक एक्स में एक वाई में। तो अगर हम देखें तो यहाँ से मैं इसको अगर कट कर देता हूँ, बीच में एकदम बीचों बीच से कट कर देता हूँ, तो क्या इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा क्या सिमेट्री बना रहा है। तो क्या इसके एक कंपोनेंट हमेशा कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज दैट इस सबको मिटा दो, किसी एक कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल के देखो। मान लेते हैं हम इसी का निकालते हैं, पहले एंगल बताओ इसका कितना होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा, होगा ना ये एंगल थीटा। अब बताओ इसके कंपोनेंट में DE है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा ये DE cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा DE sin थीटा। हो गया। जस्ट इसी के सामने
अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेता, मतलब ये डी क्यू यहाँ लेता, तो क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, यहाँ पे एंगल थीटा होता, तो क्या इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा और एक नीचे कितना होता, तो क्या डी कॉस थीटा से डी कॉस थीटा कट जाता। तो हमेशा कौन से एक्सिस वाला कंपोनेंट कट रहा है, एक्स एक्सिस वाला, मतलब एक्स एक्सिस के कंपोनेंट से हमें लेना देना नहीं है। मतलब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें इसमें डी को नहीं इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेशन किसको करना है, जोड़ना किसको है, डी साइन थीटा को, क्योंकि सारे कंपोनेंट वाई वाले उसी पे बनते जाएंगे। इसका भी यही बना, अगले का भी यही बनेगा, और ये वाला तो सब कैंसल आउट होता जाएगा। तो किसको जोड़ना होगा, डी साइन थीटा का। मतलब अगर तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ई साइन थीटा को। ठीक है, ये बात तो दिमाग में आ गया। अब इसमें फिर वही लैम्डा लेना है, डी की वैल्यू निकालनी है, उठा के रखना है, लिमिट लगाना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तब जाके तुम्हें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब आओ थोड़ा सा हम इसमें पहले डी निकाल लेते हैं। डी जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी, केवल इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो डी आई है वो कितनी आएगी, के, चार्ज कितना है डी क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, अरे ये आर है तो ये भी कितना होगा, तो क्या कैपिटल आर स्क्वायर होगा, डी मिल गया। अब आएंगे लेमडा पे। लेमडा पूरे इस लेंथ के लिए कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और सेमी सर्कुलर रिंग है तो रिंग का लेंथ क्या पाई इंटू आर होता है क्या, अरे पूरे सर्कल का लेंथ 2 पाई आर होता है, तो आधे सर्कल का केवल कितना होगा, पाई आर होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम छोटा सा लेंथ जो हमने कट किया है, ध्यान से देखो डी एल, इसके लिए अगर लेमडा लिखेंगे तो क्या छोटा सा डी क्यू अपॉन उसका जो छोटा सा लेंथ कंसीडर किया है कितना, डी एल, तो क्या यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, लैम्डा इंटू में कितना, डी एल। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, या इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक इक्वेशन और बनाते हैं, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। कौन सी, मैं इस आर्क को बनाता हूं। अगर मैं इस आर्क को बनाता हूं तो तुम्हें पता है इस आर्क में ये वाला जो लेंथ तुमने यहाँ पे कट किया है, ये वाला लेंथ, इस लेंथ को तुमने क्या लिया है, डीएल, और इसका रेडियस कितना है, आर, और एंगल बीच में कितना बना है, डी थीटा। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या होता है, तो क्या डीएल की वैल्यू कितनी मिलेगी, आर इंटू डी थीटा मिलेगी क्या। यहाँ से डीएल की वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गई, आर इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से डीएल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। समझा रहे हैं क्यों, मैं एक बार समझो। इक्वेशन नंबर 4 से डीएल की वैल्यू उठाइए और कहाँ पुट कर दीजिए, 3 में। तो बताइए डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली, लैम्डा आर डी थीटा, और ये फाइनल वैल्यू अब हमें मिल गई है डी क्यू की। इसलिए मैंने निकाला, थोड़ा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन तुम लेंथ के हिसाब से नहीं कर रहे हो, इंटीग्रेशन तुम एंगल के हिसाब से कर रहे हो। एंगल के हिसाब से इंटीग्रेशन करोगे तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव भी तो एंगल का ही आना चाहिए। डीएल से काम चल जाता नहीं, डी थीटा आना चाहिए था। इसीलिए अगर तुम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे थे तो डी क्यू हटाओगे, डी क्यू हटाओगे तो तुम लेमडा इंटू क्या रख दोगे, डीएल, तो क्या काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि डीएल से इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। हम एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंगल वेरिएबल है यहाँ, तो एंगल वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव कौन लेना पड़ेगा, डी थीटा को। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाया है, ये पिछले वाले केस के हिसाब से एक स्टेप और बढ़ गया। क्यों, डीएल हटाना पड़ा, डीएल की जगह पे हमने क्या रख दिया है, आर डी थीटा। तो क्या डी क्यू की जगह पे लैम्डा आर डी थीटा आएगा। अब ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करोगे, फाइनली डी क्यू की वैल्यू तब इंटीग्रेट होगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 डिग्री से स्टार्ट होगी और क्या 180 तक लेके आएंगे, तभी पूरा रिंग कवर होगा, मतलब 0 से पाई तक चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम अगले स्टेप पे चलते हैं। डी को इंटीग्रेट करना है भाई, यहाँ से हटा दो, डी को इंटीग्रेट करना है। क्या है डी की वैल्यू, के, डी क्यू की जगह पे क्या रख दें, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में कितना है,
आर स्क्वायर। लिमिट जीरो से लेके कहाँ तक चलना है, पाई तक चलना है, ये आर स्क्वायर है। डी डी इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। के कॉमन मतलब कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, रेडियस उसका कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी क्या होगा कांस्टेंट, इनटू में क्या है केवल डी थीटा। और इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, डी की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन अभी मैंने बोला कि ये तो केवल डी की वैल्यू है, तुम्हें इसको थोड़े इंटीग्रेट करना है, डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। समझ रहे हो ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसी को ना जोड़ना है, डी साइन थीटा। तो डी उठा के पहले यहाँ रख दिए, अब इनटू में क्या करना है साइन थीटा। तो क्या यहाँ पे साइन थीटा भी लगाना पड़ेगा ना। तो इंटीग्रेशन किसका होगा अब, साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब हो ही जाएगा। लिमिट जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा, पाई तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, जीरो से लेके पाई तक। साइन का माइनस कॉस और कॉस का साइन होता है। लिमिट पुट करिएगा, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लिया हूँ। लिमिट पुट करिएगा, थीटा की जगह पे एक बार पाई और एक बार जीरो। के लेमडा आर, आर से एक आर काट दो भाई, आर से एक आर काट दो, कितना हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर, यही होगा। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, माइनस साइन लगा लेना। अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना होगा कॉस पाई, लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना होगा कॉस जीरो। कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस जीरो कितना होता है 1, और माइनस साइन बाहर चल रहा है, के लेमडा बाई आर, -1 कितना होगा -2, और माइनस बाहर है तो क्या +2 हो जाएगा। देन 2 के लेमडा अपॉन कितना आया आर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ इसमें से किसको नहीं जानते हो, लेमडा को। लेमडा को जानते हैं क्या हम, नहीं, लेमडा तो हमने माना था ना पूरे रॉड या पूरे रिंग के लिए, तो लेमडा हटाना पड़ेगा। पूरे रिंग के लिए लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन पाई आर, यही होगी क्या। अगर लेमडा दिया है तब तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, यहीं से ख़त्म। अगर हमें लेमडा नहीं केवल चार्ज पता है उस पर, टोटल चार्ज, तो Q के टर्म में लाना पड़ेगा आंसर। तो क्या लेमडा की वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, E इज इक्वल टू बोलना 2 के लेमडा की जगह पे कितना रखना है Q अपॉन पाई आर, और नीचे क्या एक आर और चल रहा है, तो क्या आर स्क्वायर हो जाएगा। के की वैल्यू भी चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे। क्लियर है इतनी बात। फॉर्मूला वही याद रखना है, ये याद रखना है, दो फॉर्मूला। लेमडा दिया है तो ये फॉर्मूला, लेमडा नहीं दिया चार्ज दिया है तो ये फॉर्मूला। और डेरिवेशन में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक बार बस डेरिवेशन अपने मन से कर लिए तो एक बार में याद हो जाएगा। रट के बैठोगे तो भूल जाओगे। सीक्वेंस से जो कहानी कर रहे हो वही एक बार दो बार जाके घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना, हमेशा के लिए याद रहेगा। और बोर्ड में जब ये आते हैं ना तो क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, डेरिवेशन नहीं आते हैं। इसी को क्वेश्चन बना दिया जाएगा, सेम डेरिवेशन को क्वेश्चन बना के देगा। बोलेगा एक सेमी सर्कुलर रिंग जिसका लेंथ r है और उस पर चार्ज q है, तो उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये नोट कर लो, फिर अगला तीसरा मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है, आप एक बार प्रैक्टिस करना उसको।
हो गया। कर लिया नोट? सुनिए, अगला हमारा है तीसरा फिगर, और ये इसमें हम पूरा नहीं, आपको बस हिंट दे रहे हैं, आपको ये करना है। आप कर सकते हो, बस थोड़ा ध्यान से सुनो क्या है। अभी तक आपने 3 चीज़ें पढ़ी। लेंथ पे हम पढ़ रहे हैं अभी, लीनियर मतलब लैम्डा का यूज कर रहे हैं। दोनों में अभी हमने लैम्डा एक किया, सिग्मा और रो का यूज अभी हमने नहीं किया है। ये तीसरा भी वही है और इसमें भी हम लैम्डा का यूज करेंगे। क्वाड्रेंट लेते हैं, अभी हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं? अच्छा, मैंने सर्कुलर रिंग क्यों नहीं लिया? सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि एक वो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मैंने बताया था, नोट भी कराया था। रेगुलर पॉलीगन की वजह से अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो और चार्जेस चारों तरफ सिमेट्रिकल हैं, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है? चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, हेक्सागन हो, रेक्टेंगल हो, बस उसको रेगुलर होना है। ट्रेंगल हो, अगर वो रेगुलर पॉलीगन के केस में, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल में तो लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगा। ट्रेंगल जैसे क्वाड्रिलेटरल, कौन सा ट्रेंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल अगर आ रहा है तो उस केस में क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगी? ठीक है, तो सर्कुलर रिंग इसलिए नहीं बताया, हम सेमी सर्कुलर पढ़े हैं। अब क्या हम देखने जा रहे हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वाले केस में क्या होगा भाई? थोड़ा आइए, बस हम एक फिगर बना रहे हैं, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा, यहीं से बस समझ लो। ये है क्वाड्रेंट, ठीक? एक आर्क की तरह होता है, ये बड़ा सा एक सर्कल रहा होगा, उसका बस 1/4 पार्ट है ये, ठीक है, उसका 1/4 है ये। अब इसमें भी सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि यहाँ पे है। चार्ज कहाँ पे फैला होगा? यहाँ नहीं, सरफेस पे, जो कि ये दिख रहा है यहाँ पे। चार्ज यहाँ पे होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे चार्ज ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, ये हैं चार्ज। अब बताओ, इस पे जो चार्ज इसके सरफेस पे फैले हुए हैं, इसका रेडियस हमें पता ही होगा, आर होगा, ये भी आर होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या वही कहानी करें जो अभी सेमी सर्कुलर रिंग में किए हैं? बस लिमिट बदल देंगे। उसमें लिमिट 0 से लेके 180 डिग्री तक गए थे, और यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक चलेंगे? 90 डिग्री तक ही चलेंगे। बाकी तो सब वही होगा, मगर एक चीज देखो, क्या वहां पे आधा फिगर मिट गया है तो क्या सिमेट्री बन पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब इसका एक्स एक्सिस क्या कैंसल आउट होगा? नहीं होगा। वहां पे एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या कैंसल आउट हो गया था? यहाँ पे नहीं होगा। मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम्हें दोनों कंपोनेंट के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होंगे और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों को, और दोनों को फिर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके नेट आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझो। सपोज करो कि यहाँ पे तुमने एक छोटा सा चार्ज या एलिमेंट कट कर लिया, और ये एलिमेंट जैसे अभी उसमें डीएल लिया था, डीएल यहाँ भी ले लिया, और ये एलिमेंट कितने एंगल ऊपर जाके यहाँ पे तुमने कट किया है? तो थीटा एंगल ऊपर जाके कट किया है, और यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा? डी थीटा। समझ गए? इस पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू का, और रेडियस इसका कितना होगा? आर का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे बाहर आएगी? कितनी होगी? डी ई। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है तो थोड़ा सा इसको बढ़ाओ आगे, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? तो यहाँ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा? डी साइन थीटा बन जाएगा क्या? अब एक बात बताओ, क्या इसमें सिमेट्री नहीं बन रहा है तो क्या एक्स एक्सिस वाला भी रहेगा? ऐसे अगर कहीं दूसरा भी काटते तो उसका भी 2 कंपोनेंट, डी कॉस थीटा, और नीचे क्या होता? तो डी कॉस थीटा वाले को अलग जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो किस एक्सिस में चल रहा है, और डी कॉस साइन थीटा वाले को अलग जोड़ना पड़ेगा। और जब दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे नेट वैल्यू आएगी किस एक्सिस की?
y की, और यहाँ पे नेट वैल्यू किसकी आएगी। और दो वेक्टर का अगर तुम्हें नेट वैल्यू पता है और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, अरे 90 डिग्री का है, तो जोड़ोगे तब जाके ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। समझ रहे हो इतनी बात। तो तुम्हें यहाँ पे दोनों कंपोनेंट को पहले तो निकालना पड़ेगा, डी साइन थीटा उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी कॉस थीटा इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें यहाँ पे नेट निकालना है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस का निकालना है, एक्स, तो हम लिख देते हैं एक्स एक्सिस, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालना है, वाई एक्सिस, और दोनों का कौन सा सम करना है, वेक्टर सम करना, तब जाके तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। पहले तो एक्स एक्सिस का निकाल लें, फिर किसका निकाल लें, वाई का। तो थोड़ा एक बात बताओ, अभी वाई वाला तो तुम निकाले हो, साइन थीटा वाला निकाले हो ना, साइन थीटा वाले केस में सब कहानी तो वही है। तो क्या क्या उसमें किए थे, पहले तुम लिखे थे डी की वैल्यू कितनी आएगी, पहले ऐसे छोड़ो डी, पहले एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का निकालना है तो किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी ई कॉस थीटा को, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का निकालना है, ऐसे लिख रहे हैं ई एक्स ई वाई, समझ जाना, वाई एक्सिस का निकालना है तो किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी साइन थीटा। दो इक्वेशन मिल गए। अब इसमें क्या नोन है, डी और डी, तो डी की वैल्यू कितनी होगी बोलना, डी की वैल्यू बताओ भाई, के चार्ज कितना है छोटा सा, डी क्यू, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर स्क्वायर, क्या डी मिल गया। अब बात करेंगे लेमडा की, लेमडा कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू अपॉन एल, यही होगा। एल यहाँ पे लेंथ तो है नहीं, तो क्या रेडियस के टर्म में लाना पड़ेगा पूरा। अब सेमी सर्कुलर देखो ध्यान से रिंग था तो केवल पाई आर आया था, सेमी सर्कुलर रिंग का कितना आया था, अब उसका भी आधा हो गया, तो क्या पाई आर बाई 2 होगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो क्या 2q अपॉन पाई आर होगा पूरा लेमडा। और छोटा सा ये जो एलिमेंट कट किया उसके लिए लेमडा कितना होगा, छोटा सा चार्ज डी क्यू और इसका छोटा सा लेंथ कितना है, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा इंटू डी एल होगी इतनी। अब बताओ देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन में कॉस थीटा और साइन थीटा है, अभी मैंने बोला इंटीग्रेशन 0 डिग्री से लेके कहाँ तक करना है 90, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन में वेरिएबल एंगल्स हैं, तो क्या यहाँ पे डी क्यू को अगर रिप्लेस भी कर दोगे, आएगा यहाँ डी क्यू को रिप्लेस भी कर दोगे तो उसके साथ क्या आ रहा है, डी एल, तो क्या डी एल हटाना पड़ेगा, तो क्या वही आर्क बनाना पड़ेगा जो अभी आर्क हमने बनाया था। इस आर्क का लेंथ कितना लिया है, डी एल, ये कितना है डी थीटा, और रेडियस कितना है आर। तो बताओ यहाँ से हम लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, देन डी एल की वैल्यू कितनी मिलेगी, आर डी थीटा। क्या उठा के ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे क्या, अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी अब आएगी बताना, डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा आर डी थीटा। क्या ये कि फाइनल इक्वेशन पता चल गया किसका, डी क्यू का। डी की जब वैल्यू देखो ध्यान से, के डी क्यू की जगह पे ये पुट कर दोगे, और डी को उठाओगे यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, ई एक्स और ई वाई मिल जाएगा। अब उसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके कहाँ तक, पाई बाई 2, 0 से लेके कहाँ तक, पाई बाई 2, कहानी खत्म हो जाएगी। अब जब दोनों वैल्यू मिल जाएगी तो दोनों को उठा के जोड़ दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता चल जाएगा। क्लियर है इतनी बार, कर लोगे, बता दें आगे हो जाएगा। हाँ, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, बताओ डी कितना आएगा। चलो एक्स एक्सिस का निकाल दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस का बताओ कितना आएगा, डी की वैल्यू क्या है, के, बोलो भाई, डी क्यू की जगह पे क्या रखोगे, लेमडा आर डी थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है, ये आर स्क्वायर होगा भाई, सही कर लेना, आर स्क्वायर, इनटू में क्या है, अरे एक्स एक्सिस का है तो क्या है, कॉस थीटा। अब बताओ आर से एक आर तो कैंसिल आउट कर लो, बाकी जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, ई एक्स, बाहर में क्या आएगा, के लेमडा अपॉन में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देता हूँ, बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा, लिमिट 0 से लेके कहाँ तक चल रहा था, पाई बाई 2 तक, लिमिट पुट करो, बताओ लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करो, के लेमडा आर, अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन पाई बाई 2, लोअर लिमिट पुट करोगे तो
साइन 0, साइन पाई बाई 2 मतलब 90, 1, साइन 0 0, तो ये तो 1 ही होगा, मतलब यही रह जाएगा। ई एक्स कितना मिला, के लेमडा बाई आर। अब आओ ई वाई पे, बताओ ई वाई की वैल्यू। ई वाई में किसको रखना है, डी, डी की जगह पे ये है के डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू की जगह पे कितना रखे हो अभी, लेमडा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक, आर से आर एक कैंसिल, क्या बाहर आएगा, के लेमडा अपॉन आर, इंटीग्रेशन साइन थीटा का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या पुट कर देते हैं, केवल कॉस थीटा, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या, कॉस पाई बाई 2, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0। कॉस पाई बाई 2 मतलब कितना, 0 होता है, अरे कॉस 90 0 होता है, और कॉस 0 कितना होता है, 1, तो क्या -1 आएगा, और माइनस ऑलरेडी एक बाहर लगा है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, फाइनली ई वाई की वैल्यू भी वही मिली क्या जो ई एक्स की मिली है, के लेमडा बाई आर। अब दो वेक्टर सेम आ गए, दोनों वेक्टर ई एक्स भी और ई वाई भी, और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90, तो क्या उन दो वेक्टर को जोड़ नहीं लोगे, जोड़ सकते हैं। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लिखेंगे ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2EX ई वाई इंटू में कॉस थीटा, लिखा जाएगा ना, कॉस थीटा कितने डिग्री का, 90, क्या 0 हो जाएगा। ई एक्स और ई वाई दोनों सेम आए हैं, तो क्या दोनों को ई मान सकते हैं क्या हम, तो क्या ई स्क्वायर 2E स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो √2E हो जाएगा, और ई की वैल्यू कितनी आई है, या तो ई एक्स का उठा के रख दो या तो ई वाई का, ई एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी है, के लेमडा बाई आर, मिल गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ लेमडा को हटाना है, तो लेमडा तुमने फाइनली निकाल के रखा है 2Q अपॉन पाई आर, पाई आर, तो ई नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, √2 के लेमडा की जगह पे कितना रखा, 2Q अपॉन पाई, और एक आर ऑलरेडी बैठा है तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। समझ गए इतनी बात, कोई डेरिवेशन बड़ा इसमें बहुत नहीं, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा जा रहा है, अभी जो पीछे डेरिवेशन आपने किया सेमी सर्कुलर रिंग का, आधा तो वही है, बस ई एक्स निकाला ई वाई निकाला, दोनों को निकाल के जोड़ दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। दोनों सेम है तो जाहिर सी बात है, अगर 90 डिग्री है तो 45 डिग्री इसका डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री पे, ठीक है। इसको हम ई एक्स ई वाई लिखे हैं, बुक में देखोगे तो अगर ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिया जाता है। परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हो क्या है, परपेंडिकुलर और पैरेलल मतलब एक एक्स एक्सिस में चल रहा होगा और एक इसमें चल रहा होगा वाई एक्सिस में, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हम यहाँ पे ई एक्स एंड ई वाई लिए हैं। बाकी नोट कर लो, अभी सर को भेज रहे हैं, तो एक बार जो पढ़ाएंगे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन पुट कर लेना। अरे अभी लंच अभी होता है 1:30 बजे, रुको पहले बंद कर लेने।